हेलो, नमस्कार, वेलकम यू ऑल। मैं हूं आपके साथ सुमित्रा। और आज हम इस लेक्चर में एमईसी पढ़ रहे थे, उसी के बारे में चर्चा करेंगे फिर से। एमईसी हमने देखा था। एमईसी कर्व के माध्यम से हमने निवेश मांग वक्र की भी चर्चा की थी। अब निवेश मांग वक्र में बदलाव किस तरह से हो सकता है या वो विवर्तित कैसे हो सकता है, उसी में रोटेशन हमने देखा था ब्याज दर में परिवर्तन के माध्यम से। उसमें निवेश में घटत या बढ़त होने से हम उसी पे एक तरह से हम रोटेट कर रहे थे। लेकिन क्या कारण है जिसकी वजह से ये निवेश मांग वक्र विवर्तित हो जाए या इसमें बदलाव आ जाए? तो जैसे यहाँ हम ये कीन्स के द्वारा गया एक सिद्धांत है। कीन्स ने ये बोला है कि दीर्घकाल में तो हम सब कोई जीवित रहेगा ही नहीं। इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। तो अल्पकाल की बात की है इन्होंने। तो अल्पकाल में कीन्स ने बताया है कि जैसे जो निवेश है वो व्यवसायियों की भावी आशाओं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पर निर्भर करती है। यदि ये परिवर्तन हो जाती है तो एमईसी में भी परिवर्तन हो जाएगा। वैसे तो हमने बात की कि जनसंख्या, टेक्नोलॉजी, प्राकृतिक संसाधन या लेबर, उनमें यदि परिवर्तन हो जाए तो भी एमईसी में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन इनमें परिवर्तन लॉन्ग टर्म में ही होता है, तो इनको एक्सप्लेन नहीं किया है कीन्स ने। यहाँ पर कीन्स ने सिर्फ व्यवसायियों की भावी आशाओं या फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पर ज़्यादा फोकस किया है कि इनके परिवर्तन होने से ही एमईसी में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यदि किसी कारणवश निवेशकों की लाभ की जो भावी आशाएं हैं या फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है वो बढ़ जाती है तो क्या होगा? एमईसी का अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब ये कैसे बढ़ती है? जैसे हम फॉर एग्जांपल अभी देखें, अभी जैसे कोरोना काल था, उस टाइम मंदी की स्थिति आ गई, डिमांड नहीं थी मार्केट में, तो निवेश भी नहीं हो रहा है क्योंकि जो उत्पादित माल है वही बिक नहीं रहा है। तो लोग नया उत्पादन क्यों करेंगे? जब नया उत्पादन नहीं हो रहा है तो नया निवेश नहीं होगा। तो ये जो थी, इन फ्यूचर में हम मार्च की बात करें तो उस टाइम क्या था, भविष्य में लाभ की आशा की उम्मीद नहीं थी, तो निवेश कम होने लगा। तो एमईसी कर्व उस टाइम क्या था? एमईसी हम बात करें मार्च या अप्रैल की, तो हमारा एमईसी वक्र इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा डाउनवर्ड। उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन एमईसी कर्व डाउनवर्ड होने की वजह से हमारा क्या होगा? निवेश कम हो जाएगा। सॉरी, इसको वापस देखते हैं। ये हमारा एमईसी, यहाँ हम रेट ऑफ इंटरेस्ट और एमईसी हमने लिया, यहाँ पर निवेश। अब यही सेम ब्याज दर वहाँ पर थी, लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि भावी प्रत्याशाएं कम हो गई तो एमईसी कर्व नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह अभी क्या हो रहा है, अभी धीरे धीरे इकॉनमी रिवाइव कर रही है, लॉकडाउन का फेज़ ख़त्म हुआ और इकॉनमी में वापस मांग बढ़ने लगी है। अब वापस जो आगामी बजट है उससे भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार वापस एक नया इंसेंटिव देगी इकॉनमी को, टैक्सेस को रिड्यूस किया जाएगा और उसी तरह से लोगों के रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जाएंगे। तो अब क्या है, इन भविष्य में भावी जो लाभ है, प्रत्याशित लाभ की उम्मीद बढ़ रही है निवेशकों में, तो धीरे धीरे क्या होगा, यदि ये बजट में बहुत ही अच्छा इंसेंटिव यदि सरकार लेके आती है आगे आगामी में बजट में, या सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी स्कीम्स चालू की जाती है, एक विस्तारवादी राजकोषीय और मौद्रिक नीति का उपयोग करते हुए यदि सरकार आगे आती है, तो ये आने वाले जो टाइम में निवेशकों की भावी प्रत्याशाएं, जो लाभ की प्रत्याशाएं हैं, उसको बढ़ा देगी। और ऐसी परिस्थिति में भले रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई परिवर्तन ना हो, एमईसी बढ़ जाएगा। एमईसी बढ़ने का मतलब है कि निवेश बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो इस कारण से इसमें बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो डायग्राम आपके इस बुक में दिया हुआ है, ये ओझा की बुक है। आप अलग बुक से भी किसी से भी पढ़ रहे हो तो आपको कहीं उसमें इस तरह का डायग्राम भी मिलेगा, वो भी सही है, ये भी सही है। इसमें इन्होंने क्या किया, हमने जैसे यहाँ पर ऊंची ब्याज दर पर इसको अधिक लोचदार बताया है और नीची ब्याज दर पर थोड़ा सा ये इसको कांस्टेंट मतलब कम लोचदार बताया। तो ठीक है, आप इसको ये नहीं समझ भी आए तो आप इस तरह से बना सकते हो। यहाँ पर एमईसी और ब्याज की दर यही रहेगा, इधर निवेश की मात्रा रहेगी, और यहाँ पर आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हो और इसको इस तरह से दिखा सकते हो। ठीक है, ये आपका एक इस तरह से आपका हो जाएगा। मैं वापस बना देती हूँ उधर, आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। आई एमईसी
और यहाँ पर हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आप इसको स्ट्रेट लाइन के रूप में भी बना सकते हो विदाउट एनी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जब हावी प्रत्याशाई कम हो जाएगी तो एमईसी कर्व इधर शिफ्ट हो जाएगा, और यदि बढ़ जाती है तो एमईसी कर्व बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका निवेश भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसको प्रभावित करने वाले और भी तत्व हैं। हमने ये बात करी ब्याज की दर हो गई, भविष्य की जो उनको लाभ की प्रत्याशाएं हैं वो हो गई, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे घटक हैं जो एमईसी को प्रभावित करते हैं। उसमें जो अल्पकालीन घटक है वो है पूंजीगत वस्तु का वर्तमान स्टॉक। अब अभी हमने बात की भी, जब मार्च या अप्रैल में एकदम से कोरोना के कारण जब डिमांड घट गई थी, तो जो फर्म या फैक्ट्रीज़ के पास या जो विक्रेता है उनके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ था। यदि स्टॉक बहुत ज़्यादा है तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए उनको अतिरिक्त मशीनों की आवश्यकता नहीं होगी, उत्पादन की आवश्यकता नहीं होगी, तो इससे क्या होगा, निवेश कम होगा, एमईसी कम होगी। आय का स्तर भी, यदि आय का स्तर ज़्यादा है, लोगों का कंजम्पशन डिमांड ज़्यादा है, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ने से निवेश बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से व्यावसायिक प्रत्याशाएं, अभी हमने देख ली, व्यावसायिक प्रत्याशाएं अधिक होगी तो निवेश की प्रेरणा भी अधिक होगी। उपभोक्ता की मांग में वृद्धि का रुख होगा तो निवेश की प्रेरणा बढ़ेगी। तरल परिसंपत्तियां, जिस अर्थव्यवस्था में निवेशकर्ताओं के पास तरल परिसंपत्तियां जितनी अधिक होगी, अन्य बातों के स्थिर रहते हुए निवेश भी उतना ही अधिक होगा। जो फर्में अपनी पास बड़ी मात्रा में आरक्षित कोष अवितरित लाभ रखती है, उनके निवेश में प्रेरणा अधिक होगी। मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कंपनियों के पास क्या हो, लिक्विड एसेट रखती है ताकि फर्दर इन्वेस्ट कर सके, बजाय अपने शेयर होल्डर्स में बांटने के वो कुछ अपना असेट्स का कुछ भाग तरल रूप में रखती है, ताकि जैसे ही मार्केट में डिमांड बढ़े वो तुरंत रूप से उसको तुरंत प्रभाव से निवेश में लगा दे। इसी तरह कोई आविष्कार और नए नव प्रवर्तन हो जाए, नए उत्पादों और नए बाजारों की खोज, वस्तु के नए उपभोग की खोज आदि से वस्तु की मांग बढ़ने से भी क्या होगा, नए निवेश की प्रेरणा मिलेगी। एमईसी बढ़ सकती है, नई निवेश की प्रेरणा मिला मतलब एमईसी बढ़ेगी, निवेश होगा। नई वस्तुएं, कंप्यूटर जैसे एकदम से नए उत्पादनों की मांग बढ़ने से उनके उत्पादन की आवश्यकता बढ़ती है तो नए निवेश की प्रेरणा मिलती है। कंप्यूटर, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन की बढ़ती मांग से इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में अधिक निवेश की प्रेरणा मिली है। जैसे जैसे आप देखोगे अभी धीरे धीरे, अब ये 2002, 3, 4 के बाद कंप्यूटर, टेलीविज़न और मोबाइल की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि अब इसमें निवेश आप देख सकते हो कितने मतलब उच्च स्तर तक निवेश किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक जो उद्योग है वो बहुत बड़े लेवल पर उनमें निवेश किया जा रहा है। लागतों और कीमतों का भावी व्यवहार, अब इसमें ये भी है, किन्हीं कारणों से लागतों में घटने और कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है तो निवेशकर्ताओं के लाभ अर्जन की प्रत्याशा में वृद्धि अधिक निवेश की प्रेरणा देती है। किंतु यदि भविष्य में लागतों के बढ़ने तथा कीमतों में घटने की संभावना हो तो लाभ अर्जन की प्रत्याशा कम होने से निवेश कम होगा। यदि भविष्य में हम ये सोच रहे कि किसी कारण से लागत बढ़ने वाली है और वस्तु की कीमतें कम होने वाली है, मतलब एमईसी कम होगी, तो क्या होगा, निवेश कम होगा। भी हमने देखे अल्पकालीन तत्व थे, इनके अल्पकालीन तत्वों के में परिवर्तन होने से भी एमईसी में परिवर्तन होगा, मतलब एमईसी में शिफ्टिंग होगी। इन चीज़ों में परिवर्तन यदि हो रही है तो एमईसी में हम शिफ्टिंग देखेंगे, अपवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक है। अब ऐसे ही कोई दीर्घकालीन तत्व है, जनसंख्या की वृद्धि दर। अब जनसंख्या बढ़ेगी, सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं की मांग भी बढ़ेगी, निवेश वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि होगी, तो पूंजी की सीमांत, जबकि जनसंख्या वृद्धि दर घटने से, ठीक है। तो मांग, एक तरह से मांग हमारी अर्थव्यवस्था की एक जड़ है, तो उसमें यदि वृद्धि होती है तो हम देखेंगे कि निवेश भी बढ़ेगा। इसी तरह नए क्षेत्रों का विकास यदि हो रहा है, परिवहन, विद्युत उत्पादन, सिंचाई साधनों का विकास, कृषि क्षेत्र में विकास, उद्योग और आवास क्षेत्रों के विकास आदि सभी क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया यदि तेज होती है तो एक तरह से एक अवसंरचना का विकास जब होता है तो यदि सरकार यदि इनमें निवेश बढ़ाती है तो निजी निवेशक इन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। वर्तमान निवेश की दर, विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की वर्तमान दर ऊंची है तो उनमें निवेश बढ़ने की संभावना अपेक्षाकृत कम रहेगी, ठीक है। हमने एक लेवल तक हमने निवेश उसमें कर लिया तो कम रहेगी, लेकिन अभी हम देखते हैं कि जब यदि कोई पहली सीढ़ी पे है तो उसके बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा होगी। उसी तरह से सरकार की आर्थिक नीतियाँ हम देखते हैं, सरकार की राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, आरबीआई की मौद्रिक नीति, सरकार की राजकोषीय नीति, उसके माध्यम से भी हम निवेश या एमईसी में परिवर्तन हम देख सकते हैं। यदि सरकार प्रगतिशील करारोपण की नीति अपनाती है, निजी क्षेत्र के निवेशों में बाधा उत्पन्न करती है अथवा नए निवेशों को हतोत्साहित करने की नीति अपनाती है तो निवेश की प्रेरणा और पूंजी की सीमांत क्षमता घटेगी। यदि देखो ऐसा होता है कि सरकार ने जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स है, जो कंपनीज़ के प्रॉफिट्स पे लगता है, उस टैक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया,
ठीक है, या फिर इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो लोगों के पास क्रय शक्ति क्षमता कम हो जाएगी। उसी तरह कंपनियों के पास भी जो प्रॉफिट है वो कम होगा, तो फर्दर निवेश के लिए उनके पास पहले से जो तरल संपत्ति वो कम रहेगी, तो उससे निवेश कम होगा। यदि निवेश को बढ़ाना है तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, अपनी राजकोषीय नीति के माध्यम से टैक्सेस को कम करना पड़ेगा, ताकि कंपनियाँ और निवेशक भी फर्दर और ज़्यादा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हो। इसी तरह से मौद्रिक नीति के माध्यम से ब्याज की दर को कम करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने देखा। तो उससे क्या होगा, निवेशकों को कम ब्याज दर पर लोन मिलने से वो और निवेश करना चाहेंगे। ठीक है, इसी तरह से राजनीतिक वातावरण, परिस्थितियाँ और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी एमएसी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये हम देख सकते हैं। अभी राजनीतिक परिस्थिति या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग यदि पॉजिटिव वे में मिल रहा है तो जो निवेशक है, यदि शांतिमय वातावरण है, तो उस टाइम भी हम देखेंगे कि निवेश बढ़ सकता है। ठीक है, अब अगला है निवेश में वृद्धि के उपाय। वो हम एक अलग लेक्चर में देखेंगे। उसमें हम अभी वर्तमान परिस्थिति में हम किस तरह से निवेश या इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर हमारी मंदी की स्थिति से हम उबर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।